नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल है, सड़कों पर भीड़, नारों की गूंज और 17 साल बाद एक ऐसा नाम जिसने पूरी सियासत की धुरी हिला दी। तारिक रहमान की वापसी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान आखिरकार 17 साल के वनवास के बाद अपने वतन लौट आए। रहमान आगामी फरवरी में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। 17 साल तक खुद से लंदन में निर्वासन की जिंदगी गुजारने के बाद रहमान बांग्लादेश पहुंचे हैं और इसके साथ बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। यह हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लिए निर्णायक क्षण माना जा रहा है, जो उस फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण चुनाव से ठीक पहले आया, जो भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली की नजर रहमान की वापसी पर करीबी से होगी, क्योंकि उनका वापस लौटना न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है, खासकर उस समय जब भारत समर्थक आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हैं और बीएनपी की सुप्रीमो जिया खुद अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल ये नहीं कि रहमान लौटे क्यों, सवाल ये है कि अब यूनुस का क्या होगा। तो फिलहाल देखिए, तारिक रहमान की वापसी के बाद से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई प्रमुख दावेदार के तौर पर उन्हें देखना सही है या भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी वापसी हुई और बांग्लादेश में उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ नजर आई। अपने परिवार के साथ में लौटे हैं बांग्लादेश। 17 साल के बाद बांग्लादेश में लंबे समय तक शासन करने वाले परिवार के उत्तराधिकारी और मौजूदा वक्त में यहां की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी के नेता तारिक रहमान की वापसी हुई है और इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। बीएनपी के अध्यक्ष खालिद जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और बहुत बीमार चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। बता दें कि जून में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके की यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। अभी तारिक बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वे अब पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। कौन है तारिक रहमान? पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे। 20 नवंबर 1965 को जन्म हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से पढ़ाई की। 1971 में मुक्ति संग्राम में और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूँ। हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं और शोएब चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बांग्लादेश से। आपका भी बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया पर। सर, सबसे पहले शोएब जी मैं आपके पास आ रही हूँ। शोएब सर, ये पुनर्जन्म हम माने बांग्लादेश के लिए या फिर एक नई रणनीति है? जब जिया खालिद के बेटे वापस आ जाते हैं उसके बाद से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ वापस ही ऐसे नहीं, आप देखिए ये आने वाले समय में नए चेहरे के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। सच्चाई है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी। देखिए, तारिक रहमान की वापस आना और वो एयरपोर्ट से जब गए हैं जहां उनको रिसेप्शन दे रहा है संबर्धना, उसको बुलेट प्रूफ बस में जाना पड़ा। सो इसमें क्या वार्ता आता है कि इनके लिए बांग्लादेश में अभी एक पॉलिटिकल लीडर के होते हुए भी उनके लिए मूवमेंट मुसीबत है। बांग्लादेश की राजनीति में ऐसा कभी नहीं थे कि कोई पॉलिटिकल लीडर को बुलेट प्रूफ बस में चलना पड़ता है। दूसरी बात है कि इस साल की 13 जून जब यूनुस यूके गए थे तारिक रहमान से 2 घंटे की सीक्रेट मीटिंग की, और आज एयरपोर्ट में उतरते ही तारिक रहमान पहला फोन यूनुस को ही किया, धन्यवाद दिया। तो इसमें 2-3 मैसेज आते हैं। अगर तारिक रहमान सर झुकाते यूनुस के सामने जैसे 13 जून झुकाया था, और यूनुस तो पूरी की पूरी कोशिश करेगा तारिक रहमान उसके पास सर झुकाए, तब तारिक रहमान का राजनीति भी खत्म
उसके पार्टी की प्रोस्पेक्ट भी खत्म, सब कुछ खत्म। हम्म। दूसरी चीज है, प्रोस्पेक्ट एंगल है कि तारिक रहमान आए सड़कों में, ढाका में 30 लाख लोग आज गए हैं उनको रिसेप्शन देने के लिए। ये जमात इस्लामी और कट्टरपंथी के लिए खराब खबर है, जी। क्योंकि कल तक भी जमात इस्लामी और कट्टरपंथी इनडायरेक्टली पावर में थे कि यूनुस खुद तो ये कट्टरपंथी के नेता है, ओसामा बिन लादेन जैसे यूनुस बिन लादेन है। तीसरी जो है, कल रात देखते हैं अब, जब भी तारिक रहमान एयरक्राफ्ट ने यात्रा शुरू की, यूनुस के एक टॉप एड खुदा बख्श चौधरी और रिजाइन कर दी। ये खुदा बख्श कौन है? पुलिस को कंट्रोल करता था और जिहादियों को मदद देता था। वो कल रात को जल्दी जल्दी रिजाइन कर दी। अभी होता है कि अगर तारिक रहमान नेता की तरह बिहेव करेंगे जी। तो वो डिमांड उठाएगा कि अवामी लीग के ऊपर बैन उठाओ, अवामी लीग को भी चुनाव में लाओ, क्योंकि चुनाव अगर अवामी लीग के सिवा होगा उसमें कोई इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा नहीं। यूनुस की जो मंशा है कि अवामी लीग और बीएनपी दोनों को माइनस करना बांग्लादेश की राजनीति से, तो एक तो नाकाम हो गई, तारिक रहमान वापस आ गई। अभी दूसरी भी नाकाम होना जरूरी है हमारे देश की गणतंत्र के लिए। मगर मैंने जैसे कहता हूँ, यूनुस बहुत ही एक चालू आदमी है, शैतान भी है। सो ये अगर बहुत कोशिश करेगा तारिक रहमान की उसके सामने झुकाने के लिए, अगर तारिक रहमान झुक गई, बीएनपी खत्म, उसके पॉलिटिक्स भी खत्म। अगर नहीं झुका, वो आवाज उठाता है अवामी लीग के ऊपर से बैन उठाओ, तब तारिक रहमान बन जाएगा रियल लीडर। आने वाले एक हफ्ते में इसके फैसला होगा। और एक मिनट में एक और बात कि तारिक रहमान जब आने की यार फाइनल डिसीजन ले ली, तो ढाका में आईएसआई का जो ढाका सेल है, ये ढाका सेल ने लेकिन सर पहले की गलतियों को कैसे माफ किया जा सकता है? भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, साथ ही साथ बहुत सारे और भी मामले रहे थे, तो सर उन चीजों को जनता कैसे भुला पाएगी? ना मुझको कहने दीजिए। तो जब वो आने के इंतजार में थे, तो ढाका में आईएसआई के ढाका सेल वो एक मीटिंग किया, और उस मीटिंग में कौन कौन थे? जसीमुद्दीन रहमान थे, आंसर अल इस्लाम के अलकायदा, उसमें लश्कर तैयबा के लोग भी थे। तारिक रहमान ने पीछे जो काम किया, भारत को आतंकवादियों को हथियार देने की कोशिश की, 10 ट्रक हथियार भेजने में मुकदमे में उसको सजा हुआ था, शेख हसीना को क्रेडिट मार के खून की हत्या करने की कोशिश की। मगर क्या हो गया? अभी बांग्लादेश की राजनीति ऐसे एक प्रॉब्लम मुसीबत में घिर गई कि शायद शेख हसीना भी उसको पीछे की जो पाप के लिए माफ करेंगे। मगर आप देखेंगे जो रिस्क है तारिक रहमान के लिए कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी आईएसआई खेल रहा है, और पाकिस्तानी आईएसआई जैसे बेनजीर भुट्टो को एलिमिनेट किया था, खत्म किया था, खुदा ना करे तारिक रहमान को भी ऐसे आईएसआई ना कर दे, क्योंकि बांग्लादेश में आईएसआई मौजूद है और यूनुस खुद आईएसआई के लिए काम। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अब मैं हरि मोहन सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जब बात हम विदेशों से संबंधों के करते हैं, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध जिस तरह शेख हसीना के सरकार के दौरान हमने देखे थे, अब वो समय बदल चुका है। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से हमने देखा बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। लेकिन अब जब तारिक रहमान की एंट्री की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि प्रमुख दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं, तो सर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर कैसा असर आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? थैंक यू। देखिए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर मतलब पूरा जो भी इंसिडेंट्स या सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहा है बांग्लादेश में, इसमें हम एक बहुत बड़ी प्लानिंग की फॉर्म में अगर देखेंगे तो हमें साफ तौर पर नजर आएगा। मैडम, असलियत में मामला ये है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अमेरिका पाकिस्तान ने मिलकर एस्टेब्लिश किया। बाद में अमेरिका जो है वो अपना थोड़ा सा कदम पीछे हटा जाता है और वहां पर चाइना की एंट्री हो जाती है। जैसे कि सर कह रहे हैं कि वहां पर आईएसआई मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, साथ में चाइना की बैकिंग बहुत जबरदस्त है और अमेरिका की एक मौन है। यहाँ ये क्यों जरूरी है इसको समझना कि मैडम हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और नॉर्थ ईस्ट को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करके कुछ भी करके इंडिया को परेशान किए रखने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे में
जब शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया गया, तो भले ही हमें यहाँ पर कट्टरपंथी सड़कों पर नजर आ रही थे, लेकिन एक बड़ा पार्ट ये था कि वहां पर शेख हसीना के लिए एक बहुत जबरदस्त सिंपैथी थी। जी। अगर उस टाइम पर इलेक्शन होते या उसे 6 महीने बाद भी इलेक्शन होते, तो पॉसिबिलिटी ये थी कि शेख हसीना को एक तरीके की सिंपैथी वोट मिलता और कहीं ना कहीं दोबारा उनकी पार्टी पावर में आती, तो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट करना जरूरी था। बिल्कुल। उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए उस वैक्यूम क्रिएट करके उसमें बिठाया गया यूनुस, और एक ड्रामा भी क्रिएट किया गया कि खालिदा जिया जो है उन्हें भी इलाज के लिए बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि असलियत में कि क्या बीएनपी को सत्ता के अंदर भागीदारी चाहिए थी, तो आंसर है हाँ। जो बांग्लादेश का के बारे में नॉलेज है, उसमें जब बांग्लादेश से इंफॉर्मेशन आती है कि जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो ज्यादातर बीएनपी के सपोर्टर हैं, या यूं कहें कि जब जब बीएनपी सत्ता में आती है तो तब तब इस्लामिक जो जिहादी एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे बीएनपी के पीछे आकर खड़े होते हैं, और एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब बीएनपी का अपना भी तो एक काडर है, अपना एक सपोर्ट बेस है, मास बेस है, अवामी लीग का अपना मास बेस है। यूनुस ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, यूनुस को अमेरिका और आज के दिन आईएसआई और चाइना की मदद से बिठाए रखने में मदद की जा रही है, लेकिन क्या यूनुस लंबे टाइम तक बांग्लादेश में टिक पाएंगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। उनके पास कोई काडर नहीं है, कोई बेस नहीं। और यही एक लेकिन रीजन सर है कि एक और चीज मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये कहा भी कि जिस तरीके से अभी हम ये देख रहे हैं कि दूसरे देशों का भी हस्तक्षेप हो रहा है बांग्लादेश में। सर, जब बात हम बांग्लादेश की राजनीति की भी करते हैं या फिर हम आर्थिक तौर पर, आर्थिक पैमानों पर भी हम देखते हैं, या डीप स्टेट थ्योरी का जब जिक्र आता है, तो सर मैं ये भी थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो असर इस वक्त हम देख रहे हैं, अगर चुनाव हो जाते, बदलाव हो जाता है, तो जो आने वाली सरकार होगी उसके लिए भी क्या कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस हम देखेंगे पाकिस्तान की ओर से भी, और या फिर चाइना या अमेरिका की ओर से भी? ऐसी संभावनाएं दिखाई देती है अगर तारिक रहमान की सरकार बनती है, तो फिर क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल, पूरा इंटरफेरेंस होगा। हाँ। और इस हद तक इंटरफेरेंस होगा कि हमें कई कई बार फील होगा कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस इस टाइम पर काम कर रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के आईएसआई के इशारों पर, एग्जैक्टली इसी तरीके से हमें दिखाई देगा कि जो शफीकुर रहमान जो है, रहमान साहब जो आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पास्ट जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं खालिदा जिया को लेकर, वो इसी तरीके के रही हैं कि खालिदा जिया का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के साथ है। हाँ, इंडिया में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट हो, क्योंकि यही रहमान जी जो हैं ये राहुल गांधी के साथ भी बैठे हुए दिखाई दिए थे एक फोटोग्राफ के अंदर, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, जब राहुल गांधी लंदन में विजिट करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इंडिया में हम हाइपोथेटिकली इमेजिन करें कि इंडिया में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है और वहां खालिदा जिया गवर्नमेंट है, तो जो भी इंसिडेंट्स या जो भी मैनेजेस हैं, जो भी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर खाते मैनेज करके चीजों को ऊपर से शांत दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कट्टरपंथी तत्व दोनों देशों पर हावी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। शोएब सर, अब मैं थोड़ा सा बांग्लादेश की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जानना चाहूंगी कि सर ये बेगमों की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? बेगमों की लड़ाई मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि पहले हमने शेख हसीना का कार्यकाल देखा कई सालों तक, उसके बाद खालिदा जिया का जब जिक्र आ जाता है और उनके बेटे की जब एंट्री हो जाती है, तो ये घूम फिर के तो सर लड़ाई वहीं आकर के रुक जा रही है। देखिए सुरभि जी, ये बेगमों की लड़ाई जो है ये आज के नहीं सालों तक चल रहा है। मगर आपने एक सवाल पूछा हरिमान भाई को, उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश भारत के रिश्ते में क्या होने वाला है अगर बीएनपी पावर पे आता है। देखिए, यूनुस ने पिछले 17 महीने में बांग्लादेश की अर्थनीति को, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। और जो भी सरकार अभी इलेक्शन अगर होता और इलेक्टेड होता है, उस सरकार की प्रायोरिटी होगा बांग्लादेश की ब्रोकन इकोनॉमी को फिर से रिपेयर करना। और ये रिपेयरमेंट्स मुनासिब है नहीं भारत के सहयोग के सिवा। सो जो भी सरकार आएगा, वो बीएनपी हो, जो भी हो, भारत को पसंद करे या ना करे, वो बांग्लादेश की मजबूरी की वजह से भारत के साथ रिश्ता ठीक करने के लिए वो जरूर करेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा है नहीं कि विदाउट इंडिया बांग्लादेश कैनॉट प्रॉस्पर।
ये हमारे जो राजनीति नेता है सबको मालूम है। यूनुस को मालूम है नहीं कि यूनुस नेता है नहीं, यूनुस एक शैतान है, चोर है, फ्रॉड है। वो आया है बांग्लादेश को लूटने के लिए। मगर ये तो इनके दिन आज, मैं कहता हूँ तारिक रहमान के आने के साथ साथ यूनुस की विदाई की घंटी बज गई। अभी तारिक रहमान के जो मास सपोर्ट है, जैसे कि आप भी कहें 30 लाख लोग आए कि जमात हुई, तारिक रहमान इतने लोगों को दिल तोड़ नहीं सकेंगे। तारिक रहमान को अभी वही कहना पड़ेगा जो लोग सुनना चाहते हैं, और वो है तारिक रहमान को अभी यूनुस के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, जिहादियों के लेकिन खिलाफ। सर तारिक रहमान की वापसी पर माफ कीजिएगा, तारिक रहमान की वापसी पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या तारिक रहमान जो कि 17 सालों से लंदन में रह रहे थे, उनकी थोड़ी सी डेवलपिंग सोच हो चुकी है क्या? पहले के मुताबिक बदलाव हुआ है? और जब वो चुनावी कदम सियासत में जब अपना पैर रखेंगे, तो सर ये भी सवाल कि क्या पुरानी सियासत को दोहराया जाएगा या कुछ नया चेंजेस देखने को मिल सकता है? तारिक रहमान को अभी महसूस हो गई कि जो उनकी जो पुरानी जो आदत थे या पुरानी जो एटीट्यूड थे, उसके वजह से उनकी सरकार का पतन हुआ 2006 में। उनको जेल जाना पड़ा और 17 साल वो बांग्लादेश वापस नहीं आ सके। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जब तारिक रहमान बांग्लादेश वापस आए, उनको हीरो की तरह वेलकम दे रहे हैं उनके लोग। आज भी तारिक रहमान के ऊपर अमेरिका की वीजा रिस्ट्रिक्शन है, तो अमेरिका की वीजा रिस्ट्रिक्शन तारिक रहमान के ऊपर है, और तारिक रहमान को अमेरिका ने अब तक कबूल नहीं किया है, इसके लिए वीजा रिस्ट्रिक्शन उठाया नहीं। तो तारिक रहमान के लिए भी एक एग्जामिनेशन है। हो सकता है ये अमेरिका वही वीजा रिस्ट्रिक्शन दे के तारिक रहमान को ब्लैकमेल करेगा और करके इनको यूनुस के पास सामने ले जाके झुकाएगा। अभी तारिक रहमान को डिसाइड करना है कि वो पॉलिटिकली लीडर बनेंगे या पॉलिटिकल स्केपगोट बनेंगे। ठीक है सर। हरिमोहन सर, सवाल ये भी बनता है कि जब हम बांग्लादेश के साथ में रिश्तों को सुधारने की ओर देखते हैं, क्योंकि पहले तक जो दोस्ती वाला रिश्ता था बांग्लादेश के साथ में, अंतरिम सरकार जब मोहम्मद यूनुस की आई, हमने हालात बिगड़ते हुए देखे। अब तारिक रहमान की एंट्री के बाद से एक बार फिर से उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। अभी शोएब सर भी कह रहे थे, और ये बात वो कह रहे हैं कि एक तरीके से मजबूरी हो जाती है, उनको विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो सर, सुधार की गुंजाइशें अभी भी बरकरार हैं? सुधार की गुंजाइशें इस तरीके से रहेंगी जैसे शोएब भाई ने कहा कि भाई तारिक रहमान जब आएंगे तो उनकी मजबूरी होगी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना और सब चीजें। लेकिन मैंने अपनी बात जहां पर रोकी थी, मैं दोबारा वहीं पर आ रहा हूं। कट्टरपंथी तत्व, रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स, जो कि इस टाइम पर पॉलिटिकल सिस्टम के रग बस चुके हैं, और इस हद तक बस चुके हैं कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उनके द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। ऐसे में क्या वो इस चीज को 1% भी बर्दाश्त कर पाएंगे, या वो इस चीज को स्टेबलाइज रहने देंगे? और दूसरी बात, उन कट्टरपंथियों की जो डोर है या यूं कहीं लगाम है, वो इस टाइम पर ISI के हाथ। जब जब बांग्लादेश कोशिश करेगा इंडिया की तरफ किसी भी तरीके का दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, पीछे से ISI वाले उनको मैनिपुलेट करेंगे, जितने भी कट्टरपंथी तत्व हैं उनको, और उनको उठाकर कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट करवाएंगे या ऐसे बयान दिलवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट करवाएंगे कि भाई इंडिया से आपको वो कॉर्डियल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और मैडम, सबसे बड़ी बात यह है, बांग्लादेश की गरीबी में ही पाकिस्तान की सक्सेस है। बांग्लादेश अगर एक सक्सेसफुल कंट्री बनेगा तो ISI अपने आप में एक फेल्योर होगा। ISI के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल रहेंगे। असलियत में ISI इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश की पॉपुलेशन को यूज करना चाहता है, और खाती पीती या यूं कहें खुशहाल पॉपुलेशन कभी भी आतंकवाद की तरफ या जिहाद की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी मेजर। और अगर वहां पर बहुत ज्यादा खुशहाली नजर, खर्चे ज्यादा करने पड़ जाएंगे। वहीं अगर वहां पर गरीबी है, भुखमरी है, फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेटेड लोग जो हैं, ठीक है सर,
तो एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर रहे हैं। हरी सर, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि रेडिकल माइंडसेट की बात आपने की, इस पर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी कि सर इस रेडिकल माइंडसेट को चेंज करना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त बांग्लादेश के लिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार में जो कट्टरपंथ हम देख रहे हैं, जिस तरीके के हमले हम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए देख रहे हैं, तो सर ये इस चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि तारिक रहमान भी अगर पहुंचे हैं तो सर सबसे पहले तो इस माइंडसेट को बदलना जरूरी हो जाता है। देखिए सुरभि जी, बांग्लादेश में तारिक रहमान को अगर राजनीति करना है, बांग्लादेश के लोग देख लिया पिछले 17 महीने ये जो आतंकवादी जिहादी तख्ते पे आने से क्या करता है। बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया, लोगों को हैरान कर रहा है, लोगों को मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो तारिक रहमान भी उसी सड़कों पे चलेंगे तो लोग जैसे अभी जिहादी के खिलाफ खड़ा हो गई, वैसे ही तारिक रहमान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और अगर जिहादी माइंडसेट तारिक रहमान नहीं छोड़ेंगे अब भी, तो लोग सोचेगा कि तारिक रहमान से जमात इस्लामी अच्छा है। तारिक रहमान को 3 चीज छोड़ना पड़ेगा। एक तो रेडिकल माइंडसेट, दूसरी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी, एंटी इंडिया पॉलिसी, आई मीन प्रो पाकिस्तान, तीसरी जो है यूनुस के सामने जाके ऐसे हाथ जोड़ना। ये तीनों उनके जो हैबिट है ये छोड़ना पड़ेगा। उनका भी दिखाना कि ये लीडर है या क्लाउन है। अगर लीडर है वो जरूर कुछ करेगा देश के लिए, अगर वो क्लाउन है, क्लाउन से कुछ भी नहीं होता है। मगर मैं फिर से कहता हूँ आपके शो में कि तारिक रहमान की जान खतरे में है। पाकिस्तानी ISI यूनुस सब अभी कोशिश करेगा तारिक रहमान को भी बेनजीर भुट्टो की तरह कत्ल करने की। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उन्हें वो सुरक्षा मिल पाए। और आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है तो आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें भी हमारे साथ साझा की गई। हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ जुड़े थे, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे जुड़े शोएब चौधरी जी जो कि सीनियर पत्रकार हैं बांग्लादेश से। लेकिन इस मामले को लेकर के अभी कुछ देर पहले अपने राम भद्राचार्य को भी सुना और उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर बांग्लादेश में, सभी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। तमाम खबरों पर नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।